हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियरपुर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्यारे बच्चों, आज आपको जैसे दिख रहा होगा कि हम आप आज सभी को पढ़ाएंगे फिजिक्स क्लास 10th। जैसा कि आपको मेरा नाम भी दिख रहा होगा। जितने प्यारे बच्चे नए होंगे वो सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और आप सभी की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितने बच्चे नए हों वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मैं आशा करूँगा कि जितने प्यारे बच्चे होंगे सभी के लिए क्लास है। और ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी बातें हैं मैं कोशिश करूँगा कि चाहे वो बच्चा कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, हम इस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि सबको समझ में आए। अगर आप इस क्लास में आ ही गए हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार क्लास को आप देखिए, चाहे आप पढ़ने में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। समझ रहे हैं? एक बार क्लास को देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। बाकी मैं आशा करूँगा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रयास ऐसा करता हूँ कि बच्चों को उस तरीके से समझाएं कि जिनको कुछ भी नहीं आता। तो प्यारे बच्चे, जो शुरुआत होगी एकदम जीरो से लेकर लेवल तक हम आप सभी को सिखाएंगे। बाकी ये ध्यान रखना है आप सभी को कि जो बेसिक से बेसिक हो सकता है मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगा धीरे धीरे। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आने वाला और भी वीडियोज आपको सभी सारे चैप्टर्स के मिलेंगे। फिजिक्स भी मिल जाएगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी, बायो भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगी, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत भी आप सभी को सब कुछ मिलेगा। जैसे पिछले वर्ष का रिकॉर्ड रहा है, बच्चों ने अच्छे परसेंटेज लाए हैं। 92, 93, 95 तक परसेंटेज बच्चों के गए हैं यहीं से क्लास करके। तो आप भी सब ऐसे करिएगा। मैं जो वीडियो इसको क्लास करा रहा हूँ, इस क्लास में जितना भी इस चैप्टर में कराऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में आपको ये पता चल रही है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि ध्यान रखिएगा, हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले फिजिक्स को पढ़ने से पहले मैं एक वर्ड लिखता हूँ, साइंस। प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि साइंस की मीनिंग पता होनी चाहिए। क्योंकि हम देखिए ऐसा सोच के चलते हैं कि बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ से चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान मतलब साइंस का मतलब होता है विज्ञान। थोड़ा सा हिंदी पर ध्यान और इंग्लिश पर भी ध्यान देना है, बाकी मात्राओं पर ध्यान देना है। कि बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विज्ञान ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसी मात्राएं होती हैं जिनमें गलतियां करते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये विज्ञान होता है। विज्ञान की इंग्लिश साइंस कहते हैं। देखिए अब इससे बेसिक तो कुछ नहीं हो सकता। विज्ञान मैं बता रहा हूँ जो विज्ञान है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस विज्ञान के बारे में अगर थोड़ा सा मैं चर्चा करूँ तो विज्ञान होता क्या है, विज्ञान हमें क्यों पढ़ाया जाता है। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ कि विज्ञान क्या होता है, हमें विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से विज्ञान के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, विज्ञान अगर आप ज़रा सोचने का प्रयास करिए, मैं इस विज्ञान को अगर ऐसे लिख दूँ 2 पार्ट में डिवाइड करके, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ बी और ऐसे प्लस लगा के ज्ञान लिख देता हूँ, तो आप कहोगे हाँ सर आपने विज्ञान लिखा। बस यही है कि दोनों को थोड़ा सा अलग कर दिया। प्यारे बच्चों, वी का मतलब होता है वी से हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि वी से होता है विशेष। वी से क्या होता है, विशेष होता है। और ज्ञान से क्या होता है प्यारे बच्चों, ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान। ध्यान से समझिएगा, हर चीज़ की परिभाषा बताऊंगा और पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा। बाकी ध्यान रखिएगा, साइंस का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब जानना। जिनको इंग्लिश में ना समझ में आए वो फोकस नहीं करेंगे इंग्लिश पे, वो केवल इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे, सॉरी हिंदी पर ही फोकस करेंगे। विज्ञान का मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब, नो मतलब जानना। प्यारे बच्चों, नो का मतलब होता है जानना। तो याद रखिएगा, यहाँ से हम टू नो मतलब जानना। इसका क्या मतलब है सारी बातें मैं समझाऊंगा, बाकी आप ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष और यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान। तो हम ये कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों, आप इस दुनिया में आए हो ना, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने दिखती होंगी। बहुत सारी चीज़ें, आप कहोगे सर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे एक इंसान यहाँ इस पृथ्वी पर आया होगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखा होगा, पेड़ पौधे, पानी, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, गाय भैंस, बहुत सारी चीज़ें देखा होगा। हम भी इस दुनिया में पृथ्वी पर आए हैं।
तो हम भी बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं यार ऐसा क्यों, क्या करते हैं हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है ये सब। तो प्यारे बच्चों, जब हमारे मन में यही प्रश्न उठ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है ये सब, जैसे पेड़ हवा चल रही है, पेड़ का एक टहनी टूट के नीचे गिरा, आप सोचोगे यार कैसे टूट गया, जानने का प्रयास किए ना हम लोग कि यार कैसे टूट गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि आज के बाद आप सभी से विज्ञान के बारे में पूछा जाए कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान, ज्ञान मतलब जानना, किसी के बारे में जानना, समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के बाद हम कहेंगे विज्ञान की जो परिभाषा होती है वो किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। परिभाषा को मैं यहाँ पे आप सभी के सामने लिख देता हूँ, लिखिएगा किसी, और आपको ध्यान रखिएगा नोट्स आप सभी को मिल जाएगी, पीडीएफ मैं आप सभी को दे दूंगा। जो बातें नहीं लिखूंगा ना वो लिखी मिलेंगी आपको पीडीएफ में, पूरी बातें जो बोलूँगा ना वो लिखा मिलेगा। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। इसको आप सभी लोग लिख लेंगे कि विज्ञान की परिभाषा आप सभी से कही जाए तो किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं कहूँगा प्यारे बच्चों, आप इस मार्कर को बारे में सोचो, तो आप इस मार्कर के बारे में सोचेंगे सर ये तो ब्लैक कलर का, इसका ये पेन का वो है जहाँ से लिखा जाता है, बाकी सर ये इसकी पूरी बॉडी जो है वो वाइट कलर की है। ये सब जो सोच रहे हो ना आप इसके बारे में, जो एक्सप्लेनेशन बता रहे हो ये सब ना, ये सब ही हमारा क्या है, विज्ञान है। इसमें आपको पता होगा सर इसमें इंक है, इंक का रंग कैसा है, काला है, सर इंक कैसे बनी होगी, ये सब अगर आप सोच पा रहे हो तो यही है हमारा विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ये हमारे द्वारा दी गई परिभाषा है, बाकी आप सभी को जब लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिएगा। एक परिभाषा आप सभी लोग बहुत समय पहले से पढ़ते आए होंगे, उसको भी आप सभी लोग लिखिएगा। तो उसकी परिभाषा होती है, आप जानते हैं, सुसंगठित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, मात्रा पर विशेष ध्यान। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मात्राएं गलत होती हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं, आगे ध्यान दीजिएगा, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अभी इसका भी हम आप सभी को बताएंगे। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा आज से नहीं, आप बहुत समय पहले से पढ़ते आए होंगे। विज्ञान कहते हैं, ये परिभाषा जब हम लोग पढ़ा करते थे तब भी ये परिभाषा हुआ करती थी, और आज भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परिभाषा में कोई गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी नहीं है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस परिभाषा और इस परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, बाकी मैं समझा रहा हूँ कैसे। प्यारे बच्चों, विशेष का मतलब आप कहोगे सर विशेष मतलब स्पेशल। स्पेशल, अगर कोई चीज़ आपके लिए स्पेशल है तो आप क्या कहोगे? स्पेशल का मतलब वो बहुत अच्छा हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा एक शब्द है, आप देख रहे हैं सुसंगठित। क्या लिखा है? सुसंगठित लिखा। तो प्यारे बच्चों, सुसंगठित शब्द का मतलब मैं आप सभी को बता दूं, आप जब भी पढ़ा करिए ना तो पूरा इस बात का ध्यान रखा करिए कि ये जो वर्ड है, जो पूरे शब्द लिखे गए हैं, उसी से उसका अर्थ पता चलता है। प्यारे बच्चों, हम इसको तोड़कर देखते हैं। तो सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब होता है अच्छा। संगठित मतलब बधा हुआ, संगठित मतलब बधा हुआ, जो अच्छे तरीके से बधा हुआ, अच्छे तरीके से बधा हुआ, अच्छे तरीके से व्यवस्थित। सु का मतलब अच्छे तरीके से, व्यवस्थित माने अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो, एवं क्रमबद्ध मतलब क्रम वाइज। जब हमें ज्ञान मिले तो उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज़ अच्छे से संगठित है, मतलब अच्छे से सजाया गया है, अच्छे से व्यवस्थित किया गया है, क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है, हम कहेंगे हाँ यार वो स्पेशल है, विशेष है। मतलब अगर आप देख रहे हो कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से है, कहोगे यार वो तो स्पेशल था। मतलब मिठाई आप खा लिए, मिठाई खाओगे, कहोगे यार गजब स्पेशल मिठाई है मेरी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ें और पढ़ते पढ़ते उसके बारे में अच्छे से जान जाएं, और अच्छे से जान के उसी को हम कहते हैं विज्ञान। अच्छे से जानना विज्ञान कहलाता है। बाकी यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। इससे बेसिक परिभाषा अब आपको क्या ही बताया जाए।
तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ये आप सभी की बेसिक परिभाषा हो जाती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अब देखेंगे कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम इसको मिटा देंगे, आशा करेंगे आप सभी लोग लिख चुके होंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। एकदम धैर्यपूर्वक शांति से बैठ के कॉपी पेन अपने पास रखिए और लिखते चलिए। जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों वैसे लिखते चलिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग हेडिंग डालते हैं विज्ञान। इस विज्ञान में हम लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, इस विज्ञान की परिभाषा में हमने देखा कि किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब हम यही विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में प्यारे बच्चों? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि एक होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? एक होता है प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान जिसको कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो रसायन विज्ञान कहा जाता है। और जो तीसरा होता है प्यारे बच्चों वो होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। यही 3 विषय जो हमारे सब्जेक्ट विज्ञान में हमें पढ़ने होते हैं। बहुत बेसिक्स तरीके से चल रहा हूँ, एकदम ध्यान से चलिएगा। विज्ञान में विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को आप सभी लोग अगर बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, PHYSICS कहते हैं। और रसायन विज्ञान के प्यारे बच्चों केमिस्ट्री कहते हैं। और याद रखिएगा इसकी मीनिंग आप सभी को पता होनी चाहिए। मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान में बहुत प्यारे बच्चे छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, बड़ी की मात्रा रहेगी। बायोलॉजी होता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, ये 3 मेरे सब्जेक्ट होते हैं प्यारे बच्चों। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब आप सभी को देखिए, जब मैं कह दे रहा हूँ आप ध्यान से समझिएगा। हमने कहा जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो या कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ने लगें तो इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी शब्द लिखे गए होते हैं उस शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों? जितने भी शब्द लिखे गए होते हैं उस शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है फिजिक्स। क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों? फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब प्यारे बच्चों, फिजिक्स जैसे मैं कहूँ तो किसी भी चीज़ का फिजिकल पार्ट क्या होता है? फिजिकल पार्ट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हर वो भौतिक चीज़। तो प्यारे बच्चों अगर आप फिजिकल पार्ट के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझिए भौतिक विज्ञान मतलब आप जब भी ध्यान से समझिएगा इस भौतिक विज्ञान में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हम ये आपको एक सिंपल सा भाषा में बताएं तो हम जितनी भी चीज़ें, ये हमारी क्या हो गई? आँख हो गई। जितनी भी चीज़ें हम अपनी आँख से देख पाते हैं, जितनी भी चीज़ें हम अपनी आँख से देख पाते हैं, हर वो चीज़ हम किस में पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान। हर वो चीज़ किस में पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान। ये हम अपने हिसाब से बता रहे हैं आप सभी को। आप कहोगे सर आँख से देख पाने का मतलब क्या? हम कहते हैं एक आदमी ऐसे चल रहा है, एक आदमी ऐसे जा रहा है भैया। आप कहोगे हाँ सर ये आदमी जा रहा है, मान लीजिए। अगर प्यारे बच्चों ये आदमी जा रहा है तो आप कहोगे सर ये गति कर रहा है। मैं कह सकता हूँ ना, तो गति कर रहा है तो इसका मतलब ये मोशन कर रहा है। और मोशन चैप्टर हम लोग कौन से में पढ़ा करते थे? आप कहोगे सर हाँ मोशन चैप्टर हम क्लास 9th के फिजिक्स में पढ़े थे, जिसको गति चैप्टर कहा जाता है। प्यारे बच्चों ये आदमी जा रहा है, अब आपको पता होगा ये आदमी जा रहा है और एक ऐसे ठेला है, इस ठेले को भी लेकर जा रहा है। आप देख रहे हैं ऐसे ठेला लेके जा रहा है, हाथ से आँख से दिख रहा है ना, ऐसे ठेला को धक्का दे के ले जा रहा है। आप कहोगे सर हमको बल लगाते हुए आदमी दिख रहा है, तो गति हो गया, बल हो गया। अब ये आदमी काम करता हुआ दिख रहा है, तो आप कहोगे सर कार्य भी हम इसमें पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। गति हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ये सब फिजिक्स में आते हैं। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश चैप्टर जो होता है, हम ये सब प्रकाश हो गया। आप कहोगे सर हम प्रकाश को देख तो नहीं सकते, बाकी प्रकाश के क्रियाकलापों को तो देख पा रहे हो कि प्रकाश की वजह से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। बाकी अभी आपके चैप्टर में आएंगे। तो यहाँ से आपको पता चला सर फिजिकल पार्ट मतलब जो चीज़ें हमें आँख से दिखे वो किसी भी वस्तु का भौतिक भाग होता है। जैसे मैं कहूँ ये क्या है? एक मार्कर है।
इसका मैं भौतिक रूप पूछूं, इसका भौतिक रूप, और भौतिक रूप को अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक रूप। तो भौतिक रूप मतलब जैसे आपको ये दिख रहा है ना, आपसे कहूँ मैं कि भौतिक रूप क्या होता है, आप ऐसे आँख से देखोगे, कहोगे सर ये ब्लैक कलर का है, मतलब इसका रंग किस में आएगा, तो भौतिक विज्ञान में आएगा। ये इसकी साइज कितना लंबा है, कितना मोटा है। इस तरीके से जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, मतलब हम जब किसी भी चीज़ की, दुनिया की किसी भी चीज़ की लंबाई के बारे में बात करें, उसकी चौड़ाई के बारे में बात करें, उसकी ऊंचाई के बारे में बात करें, उसके आकार के बारे में बात करें, उसकी आकृति के बारे में बात करें, आकार आकृति, उसका रंग की बात करें, उसके रूप की बात करें, उसके आयतन की बात करें, इन सभी चीज़ों को एटसेट्रा, ETC मतलब एटसेट्रा, इन सब चीज़ों की जब हम किसी भी चीज़ में बात करते हैं तो वो किस में आता है प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान में आता है। तो आप भौतिक विज्ञान की सीधी सी परिभाषा लिखोगे। देखिए बोरिंग नहीं होना है, आप रिलैक्स एकदम दिमाग स्थिर करके इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार से 3 बार, जब तक आपको नहीं समझ में आए इसको देखिए। इससे बाहर मैंने कहा जितना पढ़ाऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत बेसिक चल रहा हूँ, आपको लगेगा सर ये तो हम जानते हैं ना, तभी तो फिर ये पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। आप इसको एक बार देखिए अच्छे से। तो प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान की मैं सीधी सी परिभाषा आप सभी के सामने लिख दूं। तो प्यारे बच्चों आपको मैं सीधा सा परिभाषा यहाँ पे लिख देता हूँ और आप सभी लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों हम इसका आपको नोट्स देंगे, आपको ध्यान रखना है। तो भौतिक विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ के भौतिक रूपों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो हम इसका सिंपल सा लिख देते हैं, भौतिक रूपों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, भौतिक रूपों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब आपसे कहा जाए सर भौतिक रूप क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज़ की लंबाई उसका भौतिक रूप कहलाती है, किसी भी चीज़ की चौड़ाई उसका भौतिक रूप कहलाती है, उसकी ऊंचाई उसका भौतिक रूप कहलाती है। कहेंगे सर भौतिक रूप मतलब जो चीज़ें आँख से दिख जाए वो भौतिक रूप होता है किसी भी चीज़ का। आप कहोगे आँख से आप भी दिख रहे हो, मैं कहूँगा मैं दिख रहा हूँ ना, तो मेरी हाइट दिख रही होगी, हमारा कलर दिख रहा होगा, तो ये सब क्या है, ये सब आप भौतिक रूप के बारे में बात करते हैं। आपका आयतन किसी भी चीज़ की, मतलब कोई चीज़ कितना जगह घेर रहा है, ये सब क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब किस में आता है, भौतिक रूप में आता है। प्यारे बच्चों अब केमिस्ट्री में बात करूँ तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, हम उसके बारे में अगर जो चीज़ें आँख से ना देख पाएँ, जो चीज़ें आँख से देख लेंगे वो भौतिक विज्ञान में, बाकी जो ना आँख से देख पाएँ वो रासायनिक विज्ञान में। जैसे मैं कहता हूँ इस मार्कर में इंक है, प्यारे बच्चों इस मार्कर में इंक है, ज़रा बताओ, आपको पता होना चाहिए इस मार्कर के इंक को आप देख पाओगे, हाँ कहोगे सर खोल के निकालेंगे तो देख पाएंगे, मैं कहूँगा बिल्कुल देख पाओगे प्यारे बच्चों। लेकिन आप ये ज़रा बताओ इस मार्कर का जो इंक आपने देखा, इंक का कलर आपने देखा ना कि इंक कैसे कितनी कौन से कलर का है, बाकी आपने क्या ये देखा कि इस इंक में क्या क्या मिला हुआ है। आप कहोगे सर क्या क्या मिला हुआ इस इंक में, ये तो नहीं देख पाए, लेकिन ये ज़रूर देख ले कि इंक का कलर कैसे। तो प्यारे बच्चे इंक का कलर जब बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान में आएगा। बाकी इंक का जो इंक बना कैसे है, उसमें कौन कौन से केमिकल मिले हैं, कौन कौन सा पदार्थ मिला है, इन सब की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लीजिएगा रासायनिक रूपों का अध्ययन, रासायनिक रूपों एवं रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ से ध्यान देंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान मतलब हमें यहाँ से ध्यान देना है, जीव विज्ञान मतलब होता है जीवों का अध्ययन, जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करें। जीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं, ये सिंपल सी परिभाषा है। आप देखोगे इस मार्कर में जीवन है, आप कहोगे सर नहीं मार्कर निर्जीव है, मतलब जिसमें जीव ना हो उसे निर्जीव कहा जाता है, तो इस मार्कर में जीव नहीं है। तो जो जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए जीव कितने प्रकार के होते हैं। आप कहोगे जीव तो सर 2 प्रकार के होते हैं, एक जिन्हें हम एनिमल कहते हैं, जानवर कहते हैं, एक जिन्हें जंतु कहते हैं, जंतु या जानवर ऐसे याद रखिएगा, जिन्हें हम जंतु कहते हैं, और एक ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं। तो इन दोनों में हमें पता होना चाहिए
पेड़ पौधों को याद रखिएगा, इन पेड़ पौधों को पादप भी कहते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे। तो प्यारे बच्चों, जीवों का अध्ययन हमें पता होना चाहिए। जीव दो प्रकार से गिने जाते हैं, एक जंतु होता है और एक पेड़ पौधे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा विज्ञान है वो ये भी मानता है कि पेड़ पौधों में जान पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, जंतु में क्या हो जाएगा, जंतु को हम अगर इसकी बात करें तो जंतु विज्ञान को हम लोग कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और बाकी पेड़ पौधे जो इसको हम कहते हैं बॉटनी, BOTANY, बॉटनी कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप सभी लोग। ये आप 11th में जाएंगे ना, तब आपको ये देखने को मिलेगा। ये 2 सब्जेक्ट जो बच्चे बायो से पढ़ेंगे उनको 2 सब्जेक्ट अलग से पढ़ना होता है। तो ये भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक रूपों का अध्ययन, रसायन विज्ञान मतलब रासायनिक रूपों का अध्ययन एवं रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन, जीव विज्ञान मतलब जीवों का अध्ययन। कोई समस्या यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अभी समझिए, हम लोग अपनी परिभाषा को ख़त्म करते हैं। हमने इन तीनों परिभाषाओं को ख़त्म कर लिए, बाकी अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो विज्ञान की परिभाषा आप सभी से पूछी जाए तो कहेंगे सर विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की परिभाषा कहें तो प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की परिभाषा कहें तो रासायनिक रूपों का अध्ययन। ये सब आप सभी को पता होना चाहिए। बाकी अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को पढ़ना है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को हम हिंदी में कहते हैं भौतिक ही विज्ञान कहते हैं। बाकी अंग्रेजी में बात करें तो हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स ऊपर लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस भौतिक विज्ञान में क्लास 10th मतलब कक्षा 10 में हम सभी को एक सब्जेक्ट दिया गया है, एक विषय दिया गया है जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। इसमें हमें 4 चैप्टर दिए गए हैं। 4 चैप्टर मतलब 4 पाठ जिनको कहा जाता है। 4 पाठ दिए गए हैं। इन्हीं 4 पाठ को हमें अच्छे से पढ़ना है। और अच्छे से पढ़ना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और उसी विज्ञान में हमें 4 पाठ दिए गए हैं भौतिक विज्ञान। जैसे प्यारे बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बाकी मैं केवल प्रकाश लिखता हूँ, बाकी आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। बाकी मैं केवल मानव नेत्र लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। और तीसरा जो चैप्टर है प्यारे बच्चों हम लोगों का होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये भी हम सभी को पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकत्व। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कह सकते हैं आप। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हम लोगों का चैप्टर है। यही प्यारे बच्चों हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। और मैं सबकी इंग्लिश लिख देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। मात्रा का विशेष ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र को कहते हैं ह्यूमन आई कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगला ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बाकी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब आप जब लिखेंगे ना तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आप एग्जामिनर आपके कॉपी को देखेगा तो उसे लगेगा कि बच्चा काफ़ी तेज है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जो बातें मैं लिख रहा हूँ ना, इनको लिखते चलिएगा आप लोग। इसका प्रभाव आपके एग्जाम में पड़ता है, इसलिए आप इसको छोड़िएगा नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोगों का ये 4 चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये 4 चैप्टर पढ़ने में आप सभी को थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दूँ मैं कैसे पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस प्रकाश चैप्टर में मैं आप सभी को ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि 3 लेक्चर दूँ। 3 लेक्चर में जैसे हमें यहाँ से पहले प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन तक हम पहले लेक्चर में पढ़ लेंगे। दूसरे में हम प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ लेंगे। तीसरे में प्यारे बच्चों हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। समझ रहे हैं? इस 3 वीडियो में आप सभी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये 3 वीडियो से ज़्यादा आपको चौथी वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें चाहे वो जितने भी हो, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। हम पूरी गारंटी देते हैं। पिछले वर्षों में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से ऐसा हो रहा है। जितना मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस वीडियो से ज़्यादा बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितनी हेडिंग मैं करा दूँ, इसको आप पेपर से पहले जितनी बार देख सकते हैं उसको या देख लीजिए और पूरा लर्न कर लीजिए। तो आपको पूरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप कहोगे सर एक वीडियो से, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एक वीडियो से। वो एक वीडियो नहीं है, उसके पीछे काफ़ी मेहनत हुई है प्यारे बच्चों। आपको लगता है कि एक वीडियो है, बाकी उसके पीछे की जो मेहनत है ना, कि कैसे क्या पढ़ाया जाए कि बच्चों के चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन फंस जाए उसके बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रखते हुए हम चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ से जो हम लोगों का सबसे पहला हेडिंग हो जाता है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। चैप्टर का नाम है प्रकाश। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश। प्यारे बच्चों, प्रकाश को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। चलिए, अब इसको हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं।
चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से हेडिंग डालेंगे प्रकाश के बारे में। तो आज आप सभी को ध्यान से समझना है। प्रकाश आपको ऐसे लिखना सीखना है, जैसे मैं लिखता चल रहा हूँ ऐसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। ऐसे डिफिनेशन, ऐसे हेडिंग, ऐसे करके लिखते हुए चलना है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए, चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप सभी से प्रकाश की परिभाषा पूछी जाती है, तो लिखिएगा प्रकाश की परिभाषा। तो हम आप सभी से कहना चाहते हैं, तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु, सब समझाऊंगा, बस आप ध्यानपूर्वक देखते चलिए। जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, ये हमारी परिभाषा होगी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो आपको हम ये परिभाषा लिखवा तो दिए, बाकी इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या ही मतलब है मेरे पढ़ाने का। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये कैसे मैंने कहा, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको समझिएगा। जैसे मैं कहता हूँ, आपने देखा होगा कि आपके रोड पे इस तरीके से एक सोलर पैनल लगा हुआ देखा होगा आप लोगों ने। सोलर पैनल मतलब वो सोलर लाइट जो हम लोग गांव में सोलर लाइट कहा करते हैं। सोलर लाइट लगा होगा इस तरीके से, ऐसे बना होगा और इस पर एक ऐसे लाइट जलती हुई आप सभी को मिलती होगी, जो ऐसे ऐसे प्रकाश देती होगी ज़मीन पे, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा सूर्य होता है। सूर्य होता है, आप सभी लोग सूर्य को जानते हुए होंगे, समझ रहे हैं। ये सूर्य क्या करता है? सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश आता है, इस पे पड़ता है और ये इसको ऑब्जर्व कर लेती है। प्रकाश से ऊर्जा को, प्रकाश से ऊर्जा को नहीं, ऐसे समझिए, प्रकाश से कुछ चीज़ को अपने अंदर ले लेती है और उस चीज़ से इस बल्ब को हम जला पाते हैं। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, बिना ऊर्जा के कोई काम होना पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो आप कुछ कर पाओगे? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर मेरा ये बल्ब, यहाँ से कुछ चीज़ आई, अभी मुझे पता है प्रकाश आई है, बाकी मैं अभी कह रहा हूँ कुछ चीज़ आई, इस सूर्य से कुछ चीज़ आई, यहाँ तक पहुँची और ये इसको अवशोषित करके इसको जला दे रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों हमें पता चला कि यहाँ से क्या आती है, आपको बाद में पता चला कि प्यारे बच्चों यहाँ से आता है प्रकाश, और इस प्रकाश की वजह से इसमें कुछ चीज़ें अपने अंदर आई। तो मतलब ये क्या किया, इस प्रकाश की ऊर्जा को, प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा थी जिसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, प्रकाश से ऊर्जा लेके अब यहाँ पर ये क्या कर दिया, इसको फिर इस बल्ब को जला दिया। तो प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप सोचो कि अगर प्यारे बच्चों अगर यहीं पर पूरे रूम में हम लाइट सभी बंद कर दें, सूर्य हमारा ना निकले, तो आप देखोगे कि हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब जैसे लाइट ऑन करोगे सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो हमें पता क्या चला कि प्रकाश नहीं था तो हमें कुछ चीज़ नहीं दिखती थी, बाकी प्रकाश दिखा तो हमें सारी चीज़ें दिखने लगी। इससे ये बात पता चलती है कि प्रकाश हमारे लिए ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिसकी वजह से हम क्या किए, सारी चीज़ों को देख पाए। प्रकाश अगर ना होती तो क्या मैं कोई चीज़ देख पाता? आप सोच के देखो, तो प्रकाश के ना होने पर हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। आपसे डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप लिखना प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अब ये रटने वाली चीज़ है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सीधी सी बात है। प्रकाश के द्वारा हम कुछ चीज़ देख पाते हैं, अपने भाषा में लिख दीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमें पता है कि क्या हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्या हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी हमने आप सभी को एकदम सिंपल भाषा में समझाया था कि ध्यान रखिएगा, हमारा जो विषय होता है उसका नाम है विज्ञान। क्या नाम है? विज्ञान। और विज्ञान यही कहता है किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना। हमने बताया ना कि विज्ञान कहता है किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चों इस विज्ञान में एक चैप्टर मिला ना आपको जिसका नाम है प्रकाश। तो क्या आप इस प्रकाश के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे? कहोगे क्यों नहीं करूँगा सर? क्योंकि विज्ञान कहता है
किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना। तो मतलब प्रकाश के बारे में हमें सारी बातें जाननी है। प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश की वजह से हमारे दुनिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रकाश के बारे में पढ़नी है। तो हमने सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले यही तो पढ़ना होगा कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश के बारे में हमें पता चला, हाँ प्रकाश होता क्या है। अब हम देखेंगे सर प्रकाश होता क्या, तो ये आता कहाँ से है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के आने की बात करूँ तो अब हम दूसरी जो हेडिंग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वो पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के स्रोत। ये प्रकाश आता कहाँ, तो प्रकाश के स्रोत पढ़ेंगे। तो प्रकाश के स्रोत पढ़ेंगे। तो प्रकाश के स्रोत में आप सभी को पता होना चाहिए, स्रोत मतलब होता है सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश आता कहाँ कहाँ से है। तो प्यारे बच्चों, आप जरा सोच कर देखिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी लोग कमेंट करिए कि प्रकाश कहाँ से आता है। तो आप देखोगे सर प्रकाश तो हम देख रहे हैं कि सर ये बल्ब जल रहा है, यहाँ से प्रकाश आता है। उसके बाद मैं आप सभी से कहूँ और सोचिए, तो आप कहोगे सर सूर्य भगवान से हमें प्रकाश मिलता है। आप कहोगे सर चंद्रमा से हमें प्रकाश मिलता है। सर हमारे घरों में जो लैंप है, मोमबत्ती है, इन सब से हमें प्रकाश मिलता है। तो इस बात से आपको सीधा सा पता चला कि सर प्रकाश के स्रोत में बात करूं मैं, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सूर्य हमारे प्रकाश का स्रोत है, चंद्रमा से हमें प्रकाश मिलता है, तारे से हमें प्रकाश मिलता है, उसके बाद हमें बल्ब से प्रकाश मिलता है, उसके बाद हमें ट्यूबलाइट से प्रकाश मिलता है। इन सब चीज़ों से हमें प्रकाश मिलता है। यहाँ तक आप सभी लोग आराम से समझ पाएंगे। कहेंगे सर हाँ इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, इन सभी से प्रकाश मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपसे मैं एक बात पूछूं, अब इसमें और सोचिए, आप इसमें और सोचिए। क्यों सोचोगे? क्योंकि विज्ञान कहता है विशेष ज्ञान, जितना जान सकते हो उसको और जानो। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि सर प्रकाश के स्रोत में ये सूर्य, चंद्रमा और तारे जो है ना, और बल्ब ट्यूबलाइट को हम अलग कर सकते हैं क्या? आप कहोगे सर कैसे? प्यारे बच्चों, सूर्य, चंद्रमा और तारे, आप देखो, मैं इनको कह सकता हूँ, इन तीनों को मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों प्राकृतिक स्रोत। क्या कह सकता हूँ? प्राकृतिक स्रोत कह सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हो सर। अब प्राकृतिक स्रोत मतलब प्यारे बच्चों हर वो चीज़ जो प्रकृति ने बनाया हो। प्राकृतिक मतलब प्रकृति ने बनाया हो। क्या हम सूर्य, चंद्रमा, तारों को बनाए हैं? हम लोग बनाए हैं? नहीं बनाए हैं ना। इसीलिए इन सूर्य, चंद्रमा और तारे को हम कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। बाकी हम बल्ब और ट्यूबलाइट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम बनाए हैं, उन्हें हम कहते हैं मानव निर्मित स्रोत। क्या कहते हैं? मानव निर्मित स्रोत। तो यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि हमारा हो जाता है मानव निर्मित स्रोत। सूर्य, चंद्रमा और तारे, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब किस में आते हैं? मानव निर्मित स्रोत। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ से प्रकाश के स्रोत में बात करेंगे तो प्रकाश के स्रोत के बारे में बात करेंगे तो हम दो स्रोत बताएंगे, पहला और दूसरा। पहला जो स्रोत हो जाएगा वो प्यारे बच्चों हो जाता है प्राकृतिक स्रोत। क्या हो जाता है? प्रकाश का एक स्रोत होता है जिसको हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। बाकी जो दूसरा होता है वो हो जाता है मानव निर्मित स्रोत। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? वो हो जाता है मानव निर्मित स्रोत। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो। स्रोत देखिए जैसे लिखा है ऐसे लिखिएगा। तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मैं उदाहरण आप सभी से पूछूं तो आप लिखोगे सर सूर्य हो गया, पूछा जाता है, चंद्रमा हो गया, ये सब तारे हो गए, ये सब किस में आएंगे? आप कहोगे सर प्राकृतिक स्रोत में। अब मानव निर्मित स्रोत में कौन कौन से आएगा? मानव निर्मित स्रोत में प्यारे बच्चों जो मानव ने बनाया हो। आप कहोगे सर बल्ब को तो मानव ने बनाया है, चलिए मानव ने बनाया है। ट्यूबलाइट को किसने बनाया है? आप कहोगे सर ट्यूबलाइट को मानव ने बनाया है। आप कहोगे सर ट्यूबलाइट हो गया, टार्च हो गया, आदमियों ने बनाया है। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती को आदमियों ने बनाया है। तो ये सब किस में आ जाते हैं प्यारे बच्चों? ये आ जाते हैं मानव निर्मित स्रोत में। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो हमने पढ़ा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाश के स्रोत हम लोगों ने देख लिए। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो हम लोगों का अगला हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा
चलिए अगला जो होगा हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब हम प्रकाश के स्रोत देखने के बाद हम देखेंगे प्रकाश के गुण। क्या हेडिंग देखेंगे? प्रकाश के गुण, मतलब प्रकाश के बारे में और जानेंगे कि प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। प्यारे बच्चों, मैं इसका अगर प्राकृतिक स्रोत की अंग्रेजी लिखूं तो प्राकृतिक स्रोत को कहते हैं नेचुरल सोर्स। आप सभी लोग लिख लीजिएगा NATURAL, नेचुरल सोर्स लिख दीजिएगा। बाकी मानव निर्मित स्रोत में लिख लीजिएगा ह्यूमन मेड सोर्स, इसको लिख लीजिएगा। इसको आप सभी प्यारे बच्चे लिख लेंगे। अब बाकी प्रकाश के गुण की बात करूं तो मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। हम मतलब लाइट की गुण को देखेंगे, लाइट करता क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। चलिए, तो मतलब हम इसको हेडिंग डाल लीजिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। इसको मैं मिटा के फिर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। चलिए, प्रकाश के गुण अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम देखते हैं प्रकाश के गुण में। तो प्रकाश के गुण आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकाश के गुण। गुण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जब हम किसी भी चीज़ को अच्छे से उसके बारे में बहुत सारी बातें बताएं, वही उसका गुण होता है। जैसे मेरे अंदर के गुण की बात करोगे, आप कहोगे सर आपके गुण, जैसे मैं कहूँ आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब गुण। आप कहोगे सर मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ने में तेज़ हूँ, मेरी फिजिक्स अच्छी है, मेरी बायोलॉजी अच्छी है, मुझे मैथ आता है, ये सब गुण हैं। ऐसे ही प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बताना कि वो कैसा है, वही उसका गुण कहलाता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में हम देखेंगे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि प्रकाश क्या है। हमने पहली हेडिंग अब ये पढ़ा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये हेडिंग आप सभी से पूछा जाता है कि प्रकाश के गुण लिखो, ये पेपर में आपके आता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरी बात मैं आप सभी से कहूँ कि प्रकाश, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अभी मैं समझाऊंगा इसके बारे में। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बस आप लिखते चलिए बस। तीसरा पॉइंट लिखिएगा प्यारे बच्चों, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश द्वैतीय प्रकृति का होता है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश की चाल पहला लिखिएगा, निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दूसरा लिखिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में पूछ लिया। अब यहाँ से बात करूँगा मैं हवा में। निर्वात मतलब क्या होता है सब समझाऊंगा, बाकी लिखिएगा। हवा में भी यही चाल मानी जाती है, जबकि थोड़ा सा कम होती है। हवा में भी चाल यही होती है, लेकिन थोड़ा सा कम होती है, 2.9 हो सकती है, बाकी यही कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा हवा में बाद हमारा आ जाता है कांच में। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्यारे बच्चों, हमारा चौथा हेडिंग जो हो जाता है कांच में, निर्वात में हो गया, हवा में, कांच में। अब हमें पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड होता है। ठीक है, अगला हम पांचवा हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चों, कांच हो गया, जल हो गया। अगर हम सभी से कभी कभी पूछा जाता है हीरे में प्रकाश की चाल, तो याद रखिएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है।
ठीक है, तो ये हम लोगों का प्यारे बच्चों प्रकाश के बारे में इतनी बातें हो गई, प्रकाश की चाल। अब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, अब सब समझाऊंगा। अगला पॉइंट 5वां हो गया, आप 6वां पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। चलिए 6 हो गए। 7, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है। चलिए इतना प्यारे बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है, इतनी बातें आप सभी को ध्यान रखनी है। बाकी अब हमें यहाँ से क्या पढ़ना है आगे ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देना होगा, इन सारी बातों को समझना होगा। इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं जिन पर हमें फोकस करना होगा। ये जो बातें मैं लिख दिया हूँ ये कैसे आप सभी को तैयार रहेंगी, कैसे आप इसको लर्न करके कैसे याद रखोगे। तो प्यारे बच्चों मैंने ये बात आप सभी को समझा दिया है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इस बात को कैसे मैं प्रूफ करूँ, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे हम लोगों का जो घर होता है, इस घर में आप लोगों ने देखा होगा कि घर में कोने में कहीं पर ऐसे छेद होता है। उस छेद से आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लाइट आती हुई आपको लाइट की वजह से बहुत सारी चीज़ें चमकती हुई ऐसे सीधा दिखती हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ आता हुआ आपको दिखता होगा सीधा सा एकदम। तो प्यारे बच्चे इस बात से पता चलता है कि प्रकाश जो होता है वो कैसा चलता है, वो सीधी रेखा में चलता है। आपने देखा होगा ऐसे सीधा जाता है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में ऐसे सीधी लाइट आती हुई महसूस होती है। तो प्यारे बच्चे देखिए प्यारे बच्चों बीच में कट गया था, हम थोड़ा सा आगे तक पढ़ा दिए थे। बाकी चलिए ठीक है, यहाँ से मिटाते हैं इसको, फिर से पढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक देख रहे थे कि जो हमारा प्रकाश का गुण होता है उस प्रकाश के गुण में हम लोग कहाँ तक देख चुके थे कि हमने पहला पॉइंट देखा था प्रकाश, प्यारे बच्चों की प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इस बात को हम समझ चुके थे। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दूसरी बात हमें प्रकाश के बारे में जानना था। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या हो जा रहा है नौटंकी भी। अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये हमने देख लिया। प्यारे बच्चों हम ध्यान देंगे कि जो प्रकाश होता है ना, ये ऐसे भी चलता है, ये क्या होता है, ये तरंग के रूप में भी चलता है। कैसे चलता है, इस तरीके से। आप प्यारे बच्चों अगर देखिए ये तरंग है ना, अगर ये तरंग इस तरीके से चल गए, फिर इस तरीके से चले, फिर इस तरीके से चले, फिर इस तरीके से चले, तो क्या आप कहोगे ये तरंग के रूप में सीधा चल रहा है? आप कहोगे सर नहीं। तो ये देख रहे होंगे कि सीधा चल रहा है, ये कौन सा, ये सीधा है, तरंग के रूप में भी है। कैसा है, सीधा भी है और तरंग के रूप में भी है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश, अभी इससे पहले जो लिखे थे आपने उसमें मिलाइएगा कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है, प्रकाश सीधा भी चलता है। तो कितने गुण हो गए, 2 गुण हो गए। कौन कौन से, एक तो सीधा चलने का और एक तरंगों के रूप में चलने का। इसीलिए कहा जाता है प्रकाश द्वैतीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है प्यारे बच्चों, द्वैतीय प्रकृति का होता है, मतलब इसके अंदर 2 गुण पाए जाते हैं। कितने गुण, 2 गुण, एक तो सीधा चलने का और एक तरंगों के रूप में चलने का। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे द्वैतीय प्रकृति क्या होता है, प्रकाश कैसी प्रकृति क्या होता है प्यारे बच्चों, द्वैतीय प्रकृति क्या होता है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से समझेंगे थोड़ी सी बात ध्यानपूर्वक कि प्रकाश कौन सी प्रकृति क्या होता है प्यारे बच्चों। तो द्वैतीय प्रकृति क्या होता है, सीधा चलता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं होगी। बाकी अब यहाँ से ध्यान देना है कि जो हमारी प्रकाश की चाल होती है वो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पता है प्यारे बच्चों प्रकाश जो होता है वो कहीं से आता है। आप कहोगे सर प्रकाश आता कहाँ से है, तो मैं प्यारे बच्चों आप सभी को अभी बता चुका हूँ कि प्रकाश कहाँ से आता है। तो आप कहोगे सर सूर्य से आता है। तो प्रकाश जब सूर्य से आता है तो पता होना चाहिए कि जब ये सूर्य से आता है तो हमारे कहाँ पर आता होगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता होगा। तो जब प्यारे बच्चों सूर्य का प्रकाश आता होगा तो आपको ध्यान रखना है
कि अगर कोई चीज़ चलता है ना, अगर कोई चीज़ चलता है तो उसकी कुछ न कुछ चाल होती है। हमें पता है ना, अगर मैं चल रहा हूँ तो हमारी कुछ चाल होगी। ऐसे ही सूर्य से जब प्रकाश आता है तो प्रकाश की भी कुछ चाल होती है, प्रकाश की भी चाल होती है। तो हम इस बात से ध्यान देंगे कि प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल प्यारे बच्चों होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड माना जाता है। अब ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड को हम क्या कह सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस 3 × 10⁸ लिखने का मतलब क्या होता है? 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 के बाद अगर हम 8 जीरो लगा दें, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इन दोनों का कोई मतलब अलग अलग नहीं होता, दोनों का समान मतलब होता है। जो ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, बाकी हम बार बार जीरो लगाने से अच्छा हम इसको क्या लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या? समझ रहे हैं? प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है? 3 × 10⁸। प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान रखिएगा, हम चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। अब ये बात आई है तो मैं थोड़ा सा इसको मैथ में भी समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर कभी प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 लिखा है तो मैं इसको 1 लिखूंगा। अगर प्यारे बच्चों में 10 लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁸1। कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 10⁸1 मतलब 10। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 100 तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 10 × 10 लिख सकता हूँ, 10 में 100 होता है। कहेंगे हाँ सर, तो 10 कितनी बार है? 10 2 बार है, तो मैं लिखूंगा 10⁸2। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर लिखा है 1 2 3, 1000 लिखा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 × 10 × 10 लिख सकता हूँ, 10 में 100 में 1000। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻3। कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता 10⁸8, गिन लेता 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10⁸8। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके सामने 1 का गुणा कर दूं तो क्या मैं इसको 1 × 1 लिखूं? कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने 1 का गुणा कर दूं तो 1 × 10⁻1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने 1 का गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻2। मान लीजिए मैं इसके सामने 2 का गुणा कर देता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 10⁻3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं इसके सामने 3 का गुणा कर देता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 10⁸8। तो आपको समझ में आया सर, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे मैं ऐसे लिखूं, ये सब एक बराबर है। तो हमें बार बार जीरो लिखने के लिए हम इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूं, जो मैंने लिखा हुआ है सबसे पहला हेडिंग आप पढ़िए। मैंने लिखा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल। अब वो निर्वात क्या होता है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। हम आप सभी को समझाना चाहते हैं, एक शब्द वहाँ पर लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो प्यारे बच्चों, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर हवा ना हो। निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा भी ना हो, जहाँ पर हवा भी ना हो, मतलब कुछ भी ना हो, वहाँ पर हम कहते हैं निर्वात। जैसे एक रूम है, उस रूम में हवा भी ना हो, सारे कपड़े सारे बर्तन सब कुछ जो रखा है उसको निकाल दो बाहर, फिर उसके अंदर जो हवा है उस हवा को भी बाहर निकाल दो, तब हम उस रूम के अंदर के माहौल को क्या कहेंगे कि यहाँ पर निर्वात है। समझ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, निर्वात होता कहाँ है? तो याद रखिएगा, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर ये हमारा क्या हो गया, ये पेड़ पौधे हो जाते हैं हमारे पृथ्वी पर, आप सभी को पता होगा। इस पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन ऐसे ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत उड़ती होगी, ऐसे ऊपर उड़ती होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें क्या पता है कि बहुत ऊपर जाती होगी? नहीं, एक लिमिट तक जाती होगी, जहाँ तक जा सकती होगी, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाती होगी। तो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर नहीं जाती होगी तो वहाँ क्या होता होगा? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के बाद यहाँ पर हमें पता होना चाहिए यहाँ पर सूर्य है ना। अब सूर्य के नीचे जो ये इतना वाला एरिया है जहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता, इसको हम कहते हैं निर्वात। इसको हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें ध्यान देना है कि निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हवा भी ना होता हो।
तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश चलना शुरू करेगा तो सबसे पहले कहाँ गुजरेगा? आप कहोगे सर निर्वात में। निर्वात की चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। अब पता है सर यहाँ तक स्पीड, यहाँ आने के बाद इसकी अब चाल कितनी हो जाती है? तो याद रखिए अब इधर हवा हो गया, हवा में इसकी चाल 3 × 10⁸ होती है। थोड़ा सा कम हो जाती है लेकिन हम इसको 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड मानते हैं। आप कहोगे सर ये मीटर बटे सेकेंड क्या होता है? तो मीटर बटे सेकेंड का मतलब प्यारे बच्चों ये इसका मात्रक होता है। मात्रक मतलब चाल का मात्रक मीटर बटे सेकेंड होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे आप सभी से लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड होती है। अगर मैं बात करूँ तो कांच में प्रकाश की चाल, तो किसमें? कांच में। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड होती है। तो प्यारे बच्चों कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि 2.0 लिखिए या 2 लिखिए, उन दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 लगा है उसका कोई मतलब नहीं होता। समझ रहे हैं? तो यहाँ से हो गया 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में होती है? कांच में होती है। अगला हमारा प्यारे बच्चों जो जल में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है? इसमें आप देख रहे हो इसमें 3 था, इसमें 2 हो गया, मतलब स्पीड घट गया। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से स्पीड घट जाती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि स्पीड घटने का रीज़न ये होता है, जैसे पता है ना हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे आसपास क्या है? हवा है, और हवा में आप अपने हाथ को ऐसे फैलाइए, देखिए हवा में आप हाथ फैलाओगे तो आप देख पाओगे कि प्यारे बच्चों हम लोग हवा में ऐसे हाथ फैला रहे हैं ना, तो हमें क्या महसूस हो रहा है? कि हमें हाथ फैलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। बाकी अगर आप यही पानी में होते तब हाथ ऐसे फैलाते तो आपको ऐसा लगता कि मैं उतना फ्रीली नहीं फैला पा रहा हूँ जितना हवा में फैला पा रहा था ऐसे जल्दी जल्दी। मतलब हमारी चाल, अपने हाथ का ऐसे करने का जो चाल था वो हवा में ज़्यादा था, पानी में कम हो गया। इसी प्रकार हमारा कांच में भी चाल कम हो जाता है, जल में भी चाल कम हो जाता है। इसी तरीके से पता चलेगा कि निर्वात, कांच और जल में इन सभी में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। अगला होता है हीरा। हीरा भी बहुत कठोर पदार्थ होता है। इसमें प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड के आसपास होती है लगभग। इस तरीके से हमें ये सारी बातें याद रखनी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। और ये 10⁸ कैसे लिखा गया इसका भी मतलब आप प्यारे बच्चों ने समझ लिया होगा। चलिए अब यहाँ से हम सभी प्यारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। सबकी नोट्स आपको मिलेगी, याद रखिएगा नोट्स आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। आप सभी प्यारे बच्चे जो नए जुड़े होंगे वो लिख लीजिएगा 7753846482। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर ऐड करने के लिए आप लोग नंबर पे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। नोट्स, PDF सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगली जो बात जाननी है वो हमें ये जाननी है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अगला जो हेडिंग अभी हमने लिखा था आप पीछे करके देखेंगे तो जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हमने लिखा हुआ है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में समझना होगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिए। इस तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर तरंग की लंबाई की बात करें हम इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग की लंबाई। प्यारे बच्चों हमें पता है तरंग ऐसे ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो होता है तरंग, ऐसे ही होता है तरंग। तो प्यारे बच्चों ये तरंग मैं बात करूँ यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की जो लंबाई होती है ना उसे हम एक तरंग की लंबाई कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये तरंग होता है, ये तरंग की लंबाई, ये सब तरंग की लंबाइयाँ हैं। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लूँ उसी को मैं कहूँगा तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना वो होता है 3900। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम। सर कहेंगे कि एंगस्ट्राम क्या होता है? तो एंगस्ट्राम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखिए कि एंगस्ट्राम जैसे हम कहते हैं ना 1 किलो, तो हम कहते हैं 1 किलो बराबर 1000, 1 किलो बराबर 1000।
हम कहते हैं 1 टन बराबर, 1 टन बराबर 100 किलो कहते हैं, 1 टन बराबर 100 केजी कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। ऐसे ही प्यारे बच्चों 1 एंगस्ट्राम होता है। क्या होता है? 1 एंगस्ट्राम होता है। तो 1 एंगस्ट्राम किसके बराबर होता है? 10 के घाते माइनस 10 मीटर की। अगर हम इतना मीटर चल देते हैं, अब 10 के घाते माइनस 10 मतलब समझ रहे हैं, बहुत छोटा सा। अब 10, जैसे मैं कहता था ना कि अगर आपको 10 के घाते 8 लिखना है तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखोगे। बाकी अगर आपको 10 के घाते माइनस 8 लिखना है तो आप लिखोगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखोगे। तो ये ज़्यादा है कि ये दशमलव वाला ज़्यादा है? आप कहोगे सर ये ज़्यादा है, ये तो दशमलव में है, ये बहुत कम है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ये हम जो क्या आपको कभी प्रकाश ऐसे ऐसे करके दिखता है? आप कहोगे सर नहीं, ऐसे नहीं दिखता। तो प्यारे बच्चों प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, वो कितना होता है? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। मतलब प्रकाश ऐसे ऐसे बहुत छोटा सा, बहुत बारीक तरीके से ऐसे ऐसे जाता है। तो याद रखिएगा, इसी बारीक छोटी सी लंबाई को माप के हम कह देते हैं कि जो तरंग की लंबाई होती है वो 3900 एंगस्ट्राम लिखिए, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3900 गुणे 10 के घाते माइनस 10 मीटर। इतना बड़ा लंबाई खींच देंगे तब हम कहेंगे ये तरंग दैर्ध्य इसका हो गया, ये प्रकाश की लंबाई हो गई, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तरंग दैर्ध्य का मतलब यही होता है प्यारे बच्चों। बाकी बहुत सारे बच्चों को तरंग दैर्ध्य का मतलब तरंग दैर्ध्य मतलब तरंग की लंबाई, समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्राम बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है, याद रखिए 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 के घाते माइनस 10 मीटर। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। बाकी हम यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। बाकी जो प्रॉब्लम होगा आप सभी प्यारे बच्चे बताएंगे हमको। चलिए तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम इस प्रकाश के आधार पर हम इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में। हम लिखेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तुएं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं की बात करें, समझ रहे हैं? तो प्रकाश के आधार पर हम वस्तुओं की बात करें कि इस दुनिया में प्रकाश के आधार पर कितनी वस्तुएं पाई जाती हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं की बात करें तो वस्तुएं प्रकाश के आधार पर हमारे दुनिया में 2 प्रकार की पाई जाती हैं। आप जरा सोचने का प्रयास करिए, सर वस्तुएं किसे कहते हैं? मैं कहूँगा जो आपके आसपास हैं सारी चीज़ें वस्तुएं हैं। आप कहोगे सर कुछ भी वस्तुएं हैं? बिल्कुल सब कुछ वस्तुएं हैं। हम भी वस्तु हैं, कैप टंगा हुआ है, बल्ब जल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, दीवार हो गया, उसके बाद बुक हो गई, बर्तन हो गए, और सब जूता हो गया, और बहुत सारे पेन, किताब, सब कुछ वस्तुएं हैं। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गई, तारे हो गए, बल्ब हो गया, टार्च हो गया, अगरबत्ती हो गई, मोमबत्ती हो गई, और उसके बाद गाय, भैंस, बकरी, कुर्सी, मेज, सब वस्तुएं हैं। लेकिन आप जरा सोच के देखो कि क्या प्रकाश सबसे निकलता है? हमने कहा ना जितनी चीज़ों का नाम लिया हमने, क्या सबसे प्रकाश निकलता है? भैंस प्रकाश देती है? कहोगे सर भैंस प्रकाश तो नहीं देती। सूर्य प्रकाश देता है? कहोगे सर हाँ सूर्य प्रकाश देता है। मतलब 2 चीज़ें हैं दुनिया में, एक ऐसी है जो प्रकाश नहीं देगी और एक ऐसी है जो प्रकाश देगी। तो क्या पता चला? प्रकाश के आधार पर 2 वस्तुएं होती हैं। एक ऐसी वस्तु जो प्रकाश देती है, और जो प्रकाश देती है उसे हम कहते हैं प्रदीप्त। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरी जो होती है प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं अदीप्त। क्या होती है? अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त को कहा जाता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और अदीप्त मतलब होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो बच्चे इंग्लिश में जानना चाहते हैं वो इंग्लिश में जानेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब होता है प्यारे बच्चों, हमने कहा इसको शब्द से तोड़कर सीखते हैं। तो प्रदीप्त को हम तोड़ के देखेंगे तो प्रदीप्त लिखा हुआ है। प्रदीप्त को तोड़िए, 2 पार्ट में टूटेगा। एक टूट के आएगा प्र, और प्लस हो जाएगा एक दीप्त।
एक प्र हो जाएगा और एक हो जाएगा दीप्त। प्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्वयं से, प्र का मतलब स्वयं से। दीप्त मतलब प्रकाशित होना, जो स्वयं से प्रकाश देती हैं, जो स्वयं से प्रकाशित होती हूँ। जैसे हमें पता है मैं दो नाम लिखता हूँ, एक सूर्य लिखता हूँ, एक चंद्रमा लिखता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आपके मन में आएगा सर सूर्य से भी हमें प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से भी हमें प्रकाश मिलता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो सूर्य होता है ना, इसमें खुद का प्रकाश होता है, ये अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करता है। बाकी चंद्रमा प्रकाश अपना उत्पन्न नहीं करता। ये सूर्य होता है ना, ये जब निकलता है ना तो इसका प्रकाश किस पे जाता है, चंद्रमा पे। तो फिर चंद्रमा चमकने लगता है और इतना तेज चमकता है कि उसका प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन जब सूर्य नहीं निकलता तब चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा, चंद्रमा हमारा जो होता है वो प्रदीप्त वस्तु नहीं होता है। सूर्य जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु होता है। तो उदाहरण में लिख लीजिएगा, उदाहरण में हमें यहाँ पर लिखना के लिए आता है, जो सूर्य होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है प्यारे बच्चों वो हमारा प्रदीप्त होता है। सूर्य हो गया प्यारे बच्चों। हमारा चंद्रमा तो नहीं आएगा इसमें, तारे जो हमारे तारे होते हैं वो इसी में आते हैं। सूर्य हो गया, तारे हो गए। बाकी और बात कर लें हम लोग, टार्च हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, ये सब किस में आएंगे, दिया हो गया, दीपक हो गया, ये सब किस में आएंगे, ये सब प्रदीप्त में आएंगी। बाकी अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अदीप्त की। किसकी बात करते हैं, तो अगला हेडिंग हम सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे अदीप्त। जितनी भी सारी चीज़ें बनी है ना तो वो सब इसी तरीके से बनी हैं, अदीप्त वस्तुएं सब शब्दों से मिलकर बनी हैं। अदीप्त को हम तोड़कर देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए अ प्लस दीप्त। हम इस अदीप्त को समझने से पहले एक बात समझते हैं। जैसे आप जानते होंगे अजय, प्यारे बच्चों जब लिखा होता है केवल जय तो आप कहते हो जय, लेकिन अजय मतलब जो जय ना हो उसे अजय कहते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही जो न अ का मतलब नहीं, तो प्यारे बच्चों अ का मतलब नहीं, दीप्त का मतलब जलना या प्रकाशित होना, जो स्वयं से प्रकाशित नहीं होती। जैसे मुझे पता है कुर्सी, कुर्सी में क्या प्रकाश होता है, आप कहोगे सर नहीं होता, कुर्सी स्वयं से प्रकाशित नहीं होती। अब हम कह दे प्यारे बच्चों बल्ब इसमें आ जाएगा। बाकी मैं कह देता हूँ कुर्सी हो गया, मेज हो गया, मेज हो गया। मार्कर क्या हमारा जो है ये प्रकाश देता है, नहीं देता। हमारा फैन हो गया, फैन क्या देता है, ये सब बहुत सारे हैं। याद रखिएगा जो चंद्रमा होता है वो उसमें भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा, सूर्य, तारे में अगर मैं बात करूं तो सूर्य और तारे इसमें आते हैं और अदीप्त मतलब चंद्रमा इसमें आती है। बात ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का उदाहरण आप सभी से पूछा जाता है। तो हमारी प्यारे बच्चों अदीप्त वस्तु के उदाहरण हो गए। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट समय दे दीजिएगा, हम इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा बस, बाकी फिर आगे ही बढ़ना है, ठीक है। बस 1 सेकंड का वक्त दे दीजिए, इंक थोड़ा सा डार्क नहीं दिख रहा है, बाकी इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर किसी भी बच्चे को जो भी टॉपिक हो उसको आप नोट करते चलिए। सर ये बात इस समय जब आप समझा रहे थे तो हमको नहीं आया था, तब हम उसको अगली बार में समझा देंगे, समझ रहे हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। बाकी याद रखिएगा, मैं पूरी गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों, आप अगर चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, इस वीडियो को एक बार नहीं कम से कम आप 3 से 4 या 5 बार देखिए प्यारे बच्चों। और बाकी आप देखिएगा, आपको हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप कहोगे सर 5 बार देखने का क्या मतलब है, जो एक बार में देखूंगा वही तो दूसरे बार में भी देखूंगा। प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ इस बात को निकाल के दिमाग में, मैं कहता हूँ आप 2 बार देख के देखो, आपको लगेगा हाँ यार इस बात को अगली बार मैं नोटिस नहीं कर पाया था, आपको महसूस होगा, समझ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा। बाकी मैं आशा करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, कभी ऐसा महसूस ना हो कि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है, ऐसा महसूस ना होने पाए। बाकी आप मेहनत करते रहिए, हम आपको सिखाएंगे, चाहे आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो। आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड, आपका फ्रेंड, अब जो भी हो, जो इस बार 10th का पेपर देगा, सबको इस क्लास में ले आइए। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं बहुत सारी आप सभी के सामने क्वेश्चन ले आऊँगा, बहुत सारे सब्जेक्ट, मैंने कहा सब सब्जेक्ट आपको मिलेगा। पिछले वर्षों का रिकॉर्ड भी रहा, इस बार भी रिकॉर्ड जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम अगला हेडिंग देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे प्यारे बच्चों,
अगला हमारी जो हेडिंग आ जाती है वो आ जाती है माध्यम, जो कि आप क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़े होंगे। माध्यम को अंग्रेजी में कहा जाता है प्यारे बच्चों मीडियम। क्या कहा जाता है? मीडियम कहा जाता है। पहला जो मीडियम होता है वो होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। दूसरा जो माध्यम होता है वो होता है अल्प पारदर्शी। क्या होता है? अल्प पारदर्शी। तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों, माध्यम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरा जो होता है वो होता है पारभासी। पारभासी होता है, या इसी को हम कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर हम यहाँ से देखने का प्रयास करें इस मीडियम के बारे में बात करें, या माध्यम क्या होता है, तो प्यारे बच्चों हम सीधी सी बात जानते हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सबको एक रास्ते पे खड़े करो। जैसे मैंने ये, हम समझिए हम हमारे घर का एक बुक है, हम इस बुक में ऐसे टार्च जला के इसके ऊपर ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे टार्च को ऐसे जलाते हैं, और ये हमारी बुक है, बुक पे देखते हैं इस साइड प्रकाश निकल रही है? नहीं निकल रही। जिसमें प्रकाश पार करके ना निकले वो सब अपारदर्शी होंगी। अपार मतलब पार ना करे, अपार मतलब पार को ना करे। तो जिसमें प्रकाश पार नहीं करती उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। उदाहरण में बात कर दें तो किताब हो गया, दीवार हो गई, कपड़ा हो गया, ये सब किस में आते हैं? अपारदर्शी में। अल्प पारदर्शी, अल्प माने थोड़ा थोड़ा। जैसे क्या करते हैं हम, कभी कभी कागज को देखते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं तो उस साइड थोड़ा थोड़ा झलकता दिखता है मुझे, जिसमें से थोड़ा सा थोड़ा झलके, उसे अल्प पारदर्शी कहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको पता होगा, भीगा हुआ कागज ले लीजिए। भीगा हुआ कागज आप करके देखोगे ना, तो भीगा हुआ कागज को लाइट के सामने ले जाओगे तो आप देखोगे कि वो हल्का हल्का आपको उस साइड झलकता हुआ दिखता है। तेल में डूबा हुआ कागज भी आपको ऐसे ही दिखता है। तेल में डूबा हुआ कागज जब आप बाहर ले आओगे तो ये भी आपको ऐसे ही दिखता है। तो ये सब अल्प पारदर्शी चीज़ें होती हैं। पारदर्शी जिसमें से प्रकाश पार कर जाए, जिसमें से प्रकाश पार कर जाए। जैसे आपको पता होना चाहिए ना कि एक ऐसा कांच जो दोनों तरफ से पेंट ना हो। जैसा होता है ना कि हम अपने दरवाजे के पास एक शीशा लगा होता है, उस शीशे में देखते हैं कि अंदर, मतलब खिड़की के पास शीशा लगा होता है, खिड़की से शीशे के बाद अंदर भी देख लेते हैं और बाहर भी, जिसमें अंदर बाहर दोनों देख लेते हैं। ऐसी चीज़ों को कहते हैं कांच हो गया। जैसे कांच हो गया। अब हमें पता है हवा, हवा भी एक पदार्थ है। हवा में आप देख रहे हो ना, इस समय हमारे पास क्या है? हवा है। हवा में देख रहा हूँ मैं, जूता दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सब कुछ चीज़ें दिख रही हैं। हवा क्या है? पारदर्शी है। अब क्या है? पानी भी, पानी हमारा पारदर्शी है। पानी में भी आपको देख रहा हूँ, पानी में कोई आदमी नहा रहा होता दिख जाता है, समझ रहे हैं? पानी हो गया, हवा, पानी। उसके बाद और कुछ ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये सब पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं हो किसी बच्चे को। पारदर्शी मतलब परिभाषा पूछी जाएगी, इसका डिफिनेशन मैं आपको नोट्स में दूंगा। ऐसी चीज़ें जो प्रकाश, जिसमें प्रकाश पार कर जाए। मोबाइल में पार करेगी? आप कहोगे सर मोबाइल में टार्च जलाऊंगा उस साइड नहीं दिखेगी, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपारदर्शी। तो हमें यहाँ से यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि सर हमारा पारदर्शी, अपारदर्शी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में प्रकाश पार करेगा? कहेंगे सर नहीं करेगा, लकड़ी अपारदर्शी होता है। समझ रहे हैं? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखते हुए अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आ जाती है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, और ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपके एग्जाम में आता है, ये पॉइंट आता ही आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की मीनिंग आप सभी प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में आपको मिलेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे समझेंगे प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होता है, हमने कहा सर प्रकाश का परावर्तन हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है सर, ये प्रकाश बार बार क्यों हो रहा है? तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को समझा दूँ ना, प्रकाश बार बार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि विज्ञान ने कहा था कि किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से जानो, विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम ध्यान देंगे कि प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले इस शब्द को तोड़ता हूँ। तो आप कहोगे सर इस प्रकाश का मतलब तो मुझे पता है, का मतलब भी पता है, लेकिन परावर्तन का मतलब नहीं पता है।
अब यहाँ से मैं इस परावर्तन शब्द को तोड़ तोड़ के निकालने का प्रयास करता हूँ। वर्तन मतलब होता है प्यारे बच्चों वापस आना। परा मतलब टकरा कर, पढ़कर वापस आना। परा मतलब पढ़कर अर्थात टकरा कर। जब कोई चीज टकरा कर वापस आती है तो हम उसको कहते हैं परावर्तन। जैसे मैं ऐसे हाथ से मारा और ये हमारा हाथ रिटर्न आ गया, मैं कहूँगा हाथ मेरा रिटर्न आ गया, ये कौन सा है? ये परावर्तन है। ये क्या है? परावर्तन। लेकिन हमें प्यारे बच्चों परावर्तन नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। किसका? प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश कहीं से रिटर्न आती होगी, वहाँ की बात करेंगे तो हम इसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश टकरा कर वापस आती होगी। तो प्यारे बच्चों हमें पता है ये हमारे पास क्या हो गया? सूर्य हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा सूर्य हो गया ना। ये क्या हो गया? हमारा सूर्य हो गया। हमें पता है प्यारे बच्चों हम इसको कहते हैं प्रकाश के स्रोत में हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। हम इसे कहते हैं सोर्स। ये प्रकाश का स्रोत है। हमें पता है जब ये पृथ्वी पर आती होगी तो बहुत सारी चीजें रास्ते में पड़ती होंगी जिस पर प्रकाश पड़ता होगा। अब पता चला हमें कि देखिए हमें पता होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन मतलब यहाँ पे हम एक ऐसा चीज लगाएंगे जिस पर प्रकाश पड़े। तो प्यारे बच्चों जब कभी प्रकाश ऐसे पड़े और पड़ते हुए वो क्रॉस कर जाए तब तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं कहलाएगी। ये ऐसे पड़े और पड़ने के बाद ऐसे रिटर्न हो जाए तो प्रकाश एक ऐसे सतह पे पड़े। जब प्रकाश एक ऐसी सतह पर पड़े कि वो क्रॉस ना करे, उल्टा वापस चली जाए, तो ऐसा घटना जहाँ घटती हुई दिखे हम उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये पीछे जो लाइन खींच रहा हूँ ना, ये हम इसको पेंट कर रहे हैं। किसको पेंट कर रहे हैं प्यारे बच्चों? ध्यान से समझिएगा। हमने कहा एक ऐसा सतह जिस पे प्रकाश पड़े और पड़कर वापस लौट जाए, उसके घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्यारे बच्चों प्रकाश के परावर्तन को हम अच्छे से समझने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन हम देखना चाहते हैं तो प्रकाश का अगर परावर्तन को आप समझना चाहते हैं तो आप एक कांच ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कांच। जैसे शीशा होता है, आप लोग देखेंगे घरों में जो जिस पे हम लोग फेस देखते हैं, वो वाला शीशा ले लीजिए। उस शीशे पर ये जो सूर्य का प्रकाश आता हो ना, आप लोगों ने देखिए बचपन में किया होगा, ऐसे आता रहता, हम लोग ऐसे दूसरे के फेस पे चमकाते थे। प्रकाश आता था, दूसरे के फेस पे चमकाते थे। तो हम देखते थे कि प्रकाश का परावर्तन कांच में बहुत अच्छे से होता है। परावर्तन तो सब जगह हो रहा है, दीवार में भी हो रहा है, लेकिन कांच में परावर्तन बढ़िया से होता है और हम अच्छे से देख पाते हैं। इसीलिए हम एक ऐसा कांच यूज करते हैं। हम कभी उस कांच को फोड़ के देखें ना, जो हमारे घरों में होता है ना, वो पीछे देखेंगे तो अब पॉलिश करी गई होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन का मतलब प्रकाश जब किसी ऐसे सतह पे पड़े जो बहुत चिकना हो। चिकना क्या हो सकता है? बहुत चिकने की बात करें तो कांच। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो रिटर्न हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरण आई, आने के बाद ये सतह है जिसको हम कह सकते हैं पॉलिशदार सतह। क्या कहते हैं भैया? पॉलिशदार सतह, या इंग्लिश में कहें तो पॉलिश्ड सरफेस। क्या कहते हैं? पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? अब ये रिटर्न हो गई। क्या हो गई भैया? रिटर्न हो गई। अब ये आई, अब यहाँ से हमें पता हो गया ना कि अब ये प्रकाश आई और रिटर्न हो गई। अब ये तो हो गया प्यारे बच्चे, प्रकाश का परावर्तन हो गया, इतना ही था। बाकी प्यारे बच्चों मेरा विज्ञान कहता है ना कि आप और जानने का प्रयास करो। तो हम इसमें देख रहे हैं कि अरे सर ये तो थोड़ा सा कोण जैसा बनता हुआ, एंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है हमको। मतलब एक एंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है हमको, एक कोण जैसा। तो आप प्यारे बच्चों इस कोण जैसा बनता हुआ दिख रहा है तो आप कहोगे कि सर मैं मेजर करूँ क्या, ये कितना है? तो प्यारे बच्चों इसको मेजर करने के लिए आपको यहाँ से एक लंब डालना होगा जिसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। हमें पता चला अब यहाँ पर एक कोण हो जाएगा और यहाँ पर एक कोण हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर मैं कहता हूँ ऐसे हमारे पास कोई चीज़ थी, हम ऐसे बीच से डिवाइड कर दिए तो आधा ये हो जाएगा, आधा ये ऐसे है, हमने ऐसे बीच से डिवाइड कर दिया तो आधा ये बचेगा, आधा ये। मतलब अगर ये आधा ये हो जाएगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये,
तो प्यारे बच्चों अगर ये आ रही थी तो हम इसको कह सकते हैं, आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसे हम कहेंगे आपतित किरण। अब ये देखिए जा रही है, मतलब परावर्तित किरण। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो आपतित किरण से जो कोण बनता है उसे कहते हैं आई। अ से आई, अ से आपतित किरण। यहाँ पे आई मतलब आपतन कोण होता है। अब यहाँ पर ये कोण है तो आर से होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड एंगल लिखिएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। आर बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये हमारा पूरा आपको प्रकाश का परावर्तन पूछेगा तो आप लिखोगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना लिखना होगा और ऐसे चित्र बना के रख देना होगा। बाकी मैं इसकी बात करूँ, इसका नियम आप सभी से पूछा जाता है। इसका नियम जो होता है वो देखिए कैसे, एकदम सिंपल भाषा में ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका। आप देख रहे हो ये किरण आ रही है ना, आप कहोगे सर हाँ आ रही है। कहाँ मिल रही है? यहाँ पर। ये देख रहे हो नॉर्मल आ रहा है ना, कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर। अभिलंब आ रहा है, सॉरी ये किरण यहाँ पर है ना तीनों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आपतित किरण, जो दिख रहा है वही समझो, आपतित किरण। दूसरा बीच में अभिलंब था। तीसरा क्या था? परावर्तित किरण था। यही तीन चीजें थी ना, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही पॉइंट पर है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, कोई समस्या नहीं है। पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये दिखाऊंगा मैं कहां पे। आप देख रहे होंगे ना, हमने जब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था तो जितना ये था उतना ये भी था। इसको कहते हैं आपतन कोण। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आपतन कोण, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परावर्तन कोण। तो आप देख रहे हो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है हमेशा, तो हम कहेंगे आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन था। पेपर में आएगा, इतना लिखना है बस, बाकी आपको 4 नंबर 5 नंबर जो भी मिलना होगा वो मिलेगा। यहाँ तक प्यारे बच्चों किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ से याद रखिएगा कि हमारा प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अब यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है, इसको हम पालिशदार सतह भी कहते हैं, परावर्तन कोण को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ तो लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी परावर्तित किरण, अब इन सब की मीनिंग लिख लीजिएगा आप सभी लोग। तो आपतित किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है। तो आपतित किरण मतलब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को, क्या कहा मैंने? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को। ये सब डिफिनेशन मिलेंगी नोट्स में। आपतित किरण मतलब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को, लिख सकते हो आप, मैं बोल भी रहा हूँ। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज। अब अगला ध्यान रखिएगा कि हमारा जो हो जाता है आपतित किरण के बाद परावर्तित किरण, सबकी मीनिंग लिख दे रहा हूँ। परावर्तित किरण की अंग्रेजी लिख लीजिएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, अभिलंब को अंग्रेजी में कहते हैं, अभिलंब को अंग्रेजी में प्यारे बच्चों नॉर्मल कहते हैं।
बाकी और तो कुछ नहीं है। पॉलिशदार सतह, इसको पॉलिशदार सतह या इसको और भी कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। ऐसा तल जिसमें प्रकाश क्या होता है, टकराकर वापस जाता है, उसको परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक मतलब होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये यहाँ तक बहुत सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई। परावर्तक तल, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होता है, परावर्तन का नियम आप सभी ने देख लिया कि नियम यहाँ पर लिख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम भी हमने आप सभी को समझा दिया, चित्र भी समझा दिया। बाकी अगला जो हेडिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हम आगे समझने का प्रयास करेंगे, जो कि अगली वीडियो में हम समझेंगे। मैंने कहा था कि इतनी बातें मैं समझाऊंगा। बाकी अगली वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दर्पण क्या होता है। दर्पण में हम लोग दर्पण को ही क्यों यूज किए हैं इस चैप्टर में। दर्पण में हमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोली दर्पण, ये सब कुछ पढ़ना है। समतल दर्पण, लेंस पढ़ना है। बाकी बहुत रिलैक्स होकर आप सभी को पढ़ना है। एकदम निश्चिंत रहिए, कोई भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, हमारी गारंटी है। नहीं समझ में आया जो टॉपिक, वो आप जरूर बताइएगा। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं हम लोग पढ़े क्या हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने पढ़ा विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो ये सब बातें आप सभी लोग सीख गए। बाकी आगे हमने देखा कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है। इन सब की परिभाषा देखते हुए विज्ञान के बारे में आप सभी को बता दूं, एक बात मैंने नहीं बताया था कि विज्ञान में जो हमारा भौतिक विज्ञान होता है उसके जो जनक हैं, तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, इसको लिख लीजिएगा। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन होते हैं। बाकी मैं बात कर लेता हूँ जो हमारा रसायन विज्ञान होता है उसके जो फादर हैं पूछा जाता है लेवासिए हैं। जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो हैं वो होते हैं अरस्तु। क्या होते हैं? अरस्तु। ठीक है, ये तीनों आप बातें ध्यान रखेंगे। तो आगे ध्यान रखिएगा, अभी हमने बायोलॉजी में 2 पार्ट और बताए थे जिसको जूलॉजी और बॉटनी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी प्यारे बच्चे रखें। तो बॉटनी जो होता है, बॉटनी मतलब होता है पादप विज्ञान, या जिसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। इसके हैं थ्रियोफेस्टस। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान की, जिसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं, उसके अरस्तु हैं, जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जूलॉजी के जो हैं वो हमारे अरस्तु हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन जो है भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान के, और थ्रियोफेस्टस जो है वो बॉटनी मतलब पादप विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान। यहाँ तक कोई समस्या प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार कोई समस्या आती है प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों को हमने एक नंबर दिया था, उसको सभी प्यारे बच्चे नोट कर लेंगे। नोट्स वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगी। और जिनको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी बात को लेकर प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। नीचे कमेंट करने के लिए दिया होता है, कमेंट करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 7753846482 ये नंबर है व्हाट्सअप। इस पर ऐड हो जाइएगा। बहुत सारे बच्चे ऐड हैं, आप भी ऐड हो जाइएगा। ये क्या है? आपका व्हाट्सअप नंबर है। समझ रहे हैं? आपको क्या करना होगा, आपको अपना नाम बताना होगा और आपको ग्रुप नाम बताना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िले का नाम बताना होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना होगा और अपना नाम बताना होगा। हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्लास बतानी होगी, क्लास कौन सी में है। 12th वाले बच्चे भी मैसेज करते हैं और 10th वाले आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब बाकी जो समस्या हो आप बता दीजिएगा। और आप सभी के लिए क्लासेस अब प्रॉपरली चलेंगी, एक निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।